अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीएमसीबी अकेडमी। आज हमारा पीएमसी 2021 के सिलेबस के मुताबिक हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो आज वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फोर्स एंड मोशन और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोग 3 बातें अपने माइंड में रख लें। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और इस कंपटीशन की तैयारी करने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के अंदर। नंबर 1, आपको पैशनेट होना पड़ेगा। नंबर 2, आप लोगों के अंदर तजस्सुस होना चाहिए। तजस्सुस एक ऐसी चीज़ है जो आइंस्टाइन से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दरियाफ्त करवा लेता है, जो न्यूटन से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दरियाफ्त करवा लेता है। तो जितनी भी आपको डिस्कवरीज आजकल के दौर में नज़र आ रही हैं, मोबाइल फ़ोन से लेकर कंप्यूटर्स तक, उड़ती हुई गाड़ियाँ, उड़ते हुए जहाज़, इंसान ने तजस्सुस किया कि ये परिंदे उड़ रहे हैं तो मैं क्यों नहीं उड़ सकता, तो उसने एरोप्लेन ईजाद कर दिया। आपके अंदर क्यूरियोसिटी का होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसे तजस्सुस कहते हैं। लास्ट वन बट नॉट लीस्ट वन, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, वो है कंसिस्टेंसी। आप जो काम करते हैं वो करते ही जाएं, उसमें गैप ना आए। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो कोई भी आपको कामयाबी से नहीं रोक सकता। स्लो बट स्टडी विंस द रेस। अगर आप इन 3 बातों को लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाबी से नहीं रोक सकती। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बहुत ही बेसिक टॉपिक्स जो आप इवन के 9th एंड 10th से पढ़ते आ रहे हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इनको हम लेकर चलेंगे। आप लोग इनके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज रखते होंगे, बल्कि अच्छी खासी नॉलेज रखते होंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो यकीनन आप लोगों को नहीं पता होंगी। तो मेरा ज़्यादा फोकस उन्हीं बातों पर होगा। इससे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लें। डेफिनेशन तो आपको आती होगी, लेकिन कहीं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नाराज़ ना हो जाए कि आपने हमारी डेफिनेशन डिस्कस नहीं की, तो इसलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये आपके पास एक टूटी फूटी गाड़ी है जो हमारी मलकियत रहेगी मोशन और फोर्स को पढ़ने के दौरान। अब देखिए, ये गाड़ी अभी एक पॉइंट पर है, तो बड़ी मुश्किल से हमने इसको स्टार्ट किया। जब स्टार्ट होगी तो इसने मूव करते करते यहाँ पर पहुँच गई। जब यहाँ पर पहुँची तो हमसे पूछा गया, बताएं डिस्टेंस कितना कवर किया इस गाड़ी ने। तो हम कहेंगे भाई इस तरह करो कि ए पॉइंट से मापना शुरू कर दो, इस पाथ को, इस सड़क को, और बी पॉइंट तक मापते जाओ। जितनी मीटर्स पैमाइश आ जाएगी वो डिस्टेंस होगा इस गाड़ी का। गाड़ी ने इतना डिस्टेंस कवर किया। वो क्या है? पाथ की लंबाई को कहते हैं। जितना पाथ है, जितनी सड़क की लंबाई है, वो आपका क्या होगा? डिस्टेंस होगा। तो ये तो आपको पता ही होगा कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें ओनली मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है और किस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चे, वो 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड में 2 चीज़ें होती हैं। एक आपके पास नंबर होता है और दूसरा आपके पास यूनिट होता है। इन 2 चीज़ों के कम्बिनेशन को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इसकी एग्जांपल ले लें, जैसे 5 न्यूटन। 5 इज़ अ नंबर एंड न्यूटन इज़ अ यूनिट। तो ये आपके पास क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ वो होंगी जिनको जस्ट मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है और उन्हें डायरेक्शन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। कोई परवाह नहीं है क्या डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन है, कैसी डायरेक्शन है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सिस्टम इंटरनेशनल में इसके जो यूनिट्स हैं वो हैं आपके पास मीटर। और अगर इसकी डायमेंशंस की बात की जाए तो डिस्टेंस के जो डायमेंशंस हैं वो आपके पास होते हैं L। तो L डिस्टेंस के क्या है? डायमेंशंस हैं। अच्छा, अगर आपके पास काफ़ी सारा डिस्टेंस आ जाए, क्या है कि आपके पास एक डिस्टेंस 5 मीटर है, एक डिस्टेंस आपके पास 6 मीटर है, एक डिस्टेंस आपके पास 9 मीटर है, तो बताएं टोटल डिस्टेंस क्या होगा? अब आपने सोचने ही लग जाना कि कौन सा फार्मूला इस पर अप्लाई करना है। भाई कोई फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई नहीं करना, सिंपली उठाएं, इनको जमा करते जाएँ। 5 और 6 11, 11 और 9 20 हो गया, तो 20 डिस्टेंस है। तो आपको कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करेगा एग्जामिनर, तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि हमने जीतना है एग्जामिनर से। एग्जामिनर चाहता है आप लोग हारें, लेकिन हमने जीतना है। वो नेगेटिव मार्किंग करना चाहता है, तो हमने नेगेटिव मार्किंग नहीं करवानी। तो बच्चों, अगर इसी डायग्राम को लिया जाए ना, तो इसमें देखा जाए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो बच्चे, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा A से B, जिसे हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट्स नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन। जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। उसके लिए हम यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यहाँ पर हमारी क्या खड़ी है? गाड़ी खड़ी है और हम यहाँ पर खड़े हैं। हमने यहाँ से गाड़ी की जो पोजीशन बताई ना, वो एक वेक्टर से बताएंगे। उस वेक्टर को कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, फिर हमारी वो गाड़ी मूव करके यहाँ पर चली गई। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पर
अब हमने यहाँ से इसकी पोजीशन बतानी है। अब इसकी जो पोजीशन बताएंगे वो एक और वेक्टर से बताएंगे, उसे कहते हैं R2 वेक्टर। अब जो पोजीशन में तब्दीली आई, कहाँ से कहाँ आई, यहाँ से लेके यहाँ आई, उसको हम एक वेक्टर से ज़ाहिर कर देते हैं, जिसे कहते हैं डेल R। अगर आप इस पर गौर करें तो इसके ऊपर हेड टू टेल रूल अप्लाई हो रहा है। देखें R1 का हेड, डेल R का टेल, और फर्स्ट वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर का हेड, ये आपके पास रिजल्टेंट आ गया। जो आपके पास रिजल्टेंट आएगा वो किसकी इक्वल आएगा, वेक्टर R1 प्लस डेल R। यहाँ से डेल R निकालें तो डेल R किसकी इक्वल आएगा आपके पास, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, R2 माइनस R1। तो ये जो चेंज इन पोजीशन है इसे तो बच्चे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की एक और डेफिनेशन आ गई। जब भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है तो जितनी उसकी पोजीशन में चेंज आती है उस चेंज को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके यूनिट्स मीटर हैं, इसके डायमेंशन आपके पास L है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ ये नेचर में डिफरेंट है। ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ बच्चे वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आ गई। तो बच्चे मैं यहाँ पर 3 डायग्राम्स बनाई है। पहले डायग्राम में आपके पास D1 आपके पास 4 है और D2 आपके पास 3 है, दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी 2 डिस्प्लेसमेंट्स है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब आपसे पूछा जाए कि बताएं टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो यहाँ पर बच्चे आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। D1 का स्क्वायर ले लेना है और D2 का स्क्वायर लेके ऊपर क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो मैं अभी आपको आंसर निकाल के दिखाता हूँ। D1 आपका 4 है और D2 आपका 3 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये हो गया स्क्वायर रूट 25, इसका आंसर कितना आ गया 5। तो आपका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा बच्चे 5। तो अगर ये वाला सिनेरियो आ जाए कि एक डिस्प्लेसमेंट 4 है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट 3 है, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सिंपली अब आपने इनको प्लस कर देना है, कोई फार्मूला यहाँ पे मजीद अप्लाई आपने नहीं करना। अगर ये सिनेरियो आ जाए कि एक डिस्प्लेसमेंट 4 है, एक 3 है और दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं, एक डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और एक डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, तो यहाँ पर आपने सिंपल माइनस कर देना है इज इक्वल टू 1। हाँ, अगर डिस्टेंस किस तरह से क्वेश्चन आ जाए, आपसे कहा जाए कि ये डिस्टेंस, दो डिस्टेंस आपस में परपेंडिकुलर है, बताया टोटल डिस्टेंस का है, फिर वहाँ पर ये फार्मूला हमने अप्लाई नहीं करना। ये वाला जो फार्मूला होता है ये जस्ट वेक्टर्स के ऊपर अप्लाई होता है और ये उस वक्त अप्लाई होता है जब वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। इधर भी डिस्टेंस जमा होगा, इधर भी डिस्टेंस जमा होगा। ये वाली जो सारी सिनेरियोज, तो ये वाली जो सिनेरियोज हैं ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पर अप्लाई होते हैं, डिस्टेंस पर अप्लाई नहीं होते। जो स्टूडेंट्स, अगर बॉडी मूव कर रही है, जैसे हमारी गाड़ी मूव करते हुए जा रही है, तो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा। ये क्या है कि बॉडी मूव कर रही है और डिस्टेंस 0 है, ये तो नामुमकिन बात है ना। डिस्टेंस, अगर बॉडी मूव कर रही है तो डिस्टेंस तो होगा, पाथ वो कवर कर रही है तो पाथ की लंबाई तो होगी। हाँ, अगर बॉडी रुकी हुई है तो फिर हम कह सकते हैं आपका डिस्टेंस 0 है। अगर बॉडी मूव कर रही है तो हम ये नहीं कह सकते कि आपका डिस्टेंस 0 है। और ये भी बात याद रखिएगा कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी लेस देन 0 का मतलब है डिस्टेंस -1 मीटर, -2 मीटर, -3 मीटर, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो डिस्टेंस भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब है डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जो डिस्टेंस है हमेशा इंक्रीज होता है, कभी भी डिस्टेंस में कमी नहीं आती। आप कहें कि बॉडी मूव कर रही है और डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, ये गलत है। बॉडी मूव कर रही है तो डिस्टेंस में इजाफा होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगा। हम इधर आ जाएं, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट भाई 0 भी हो सकते हैं, ये 0 नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। देखें कैसे, अगर आपने यहाँ से मूव करना शुरू किया, फिर मूव करते करते घुमा के वहीं पर वापस आ गए, तो आप कहेंगे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। अब आप एक कंप्लीट चक्कर मुकम्मल करके वहीं पर आ जाते हैं जहाँ से आपने अपना मोशन स्टार्ट किया था, तो आप कहते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट उस मकाम पर 0 है, आपने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया। और डिस्प्लेसमेंट सरकार नेगेटिव भी हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट सरकार पॉजिटिव भी हो सकती है, दोनों सिनेरियोज रखते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैंने कहा था 2 डिस्प्लेसमेंट आपस में नेगेटिव हो सकते हैं। इस तरह देखिएगा, लेट्स पर ये 5 है और ये आपके पास 3 है, तो 3 - 5 आपका आंसर क्या आ सकता है, -2 आंसर आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया ना। इसकी एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं, जब भी हम किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, अब जो हमारी जो धरती माँ है, ज़मीन है, वो जिस्म को नीचे खींचती है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो जाता है, दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो हम कहते हैं यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। और कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही होती है तो ज़मीन भी उसे नीचे पुल कर रही होती है और बॉडी भी नीचे आ रही होती है, तो हम कहते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर
पॉजिटिव है। डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होता है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है ये सरकार इंक्रीज भी हो सकता है और ये आपके पास डिक्रीज भी हो सकता है। अब कैसे भाई बताएं, इसका भी मैं जवाब देता हूं, बेफिक्र हो जाएं। पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कैसे होता है। देखिएगा यहाँ पर आपकी गाड़ी अभी यहाँ इस मकाम पर है, इस मकाम पर खड़ी है और मूव करके यहाँ पर चली गई है, तो इसकी पोजीशन अब ये होगी। अब डिस्प्लेसमेंट ये वाला मकाम है, अगर ये मूव करके यहाँ पे चली जाती तो आपका डिस्प्लेसमेंट पहले से ज़्यादा हो जाता, बढ़ जाता। अब डिस्प्लेसमेंट ये तो पता चल गया डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो सकता है। अब डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज क्यों होता है भाई? तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज उस कंडीशन में होता है जब आप घूम घुमा के अपने असल पोजीशन पर वापस आ जाते हैं, गोल चक्कर मुकम्मल करते जाते हैं। जैसे आप इनिशियल पॉइंट के करीब आते जाएंगे आपका डिस्प्लेसमेंट में कमी आती जाएगी, आपका डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होता जाएगा। यहाँ पर हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का तकरीबन ऑलमोस्ट ऑपरेशन कर लिया है, तमाम उसकी टर्म्स को हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसके अलावा इंशाल्लाह आपकी कोई टर्म्स बाकी नहीं बची, तो इन्हीं से रिलेटेड ये आपके एमसीक्यूज बनेंगे। आमतौर पर डिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम होती है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है अगर आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में जा रही है, उसने ज़रा बराबर भी अपनी डायरेक्शन को तब्दील नहीं किया, फिर हम कहेंगे यही आपका डिस्टेंस है और यही आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो अब दोनों की वैल्यूज़ क्या होंगी? सेम होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म की तरफ जिसका नाम है स्पीड। जी स्टूडेंट्स, हम अपनी गाड़ी में बैठे हैं, हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाना है और हमें पता है कि ए और बी पॉइंट का फासला कितना है, एस है, यानी डिस्टेंस आपके पास एस है, और हम टी टाइम में वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो आपसे कोई पूछे बताएं आप ए से बी तक गए हो तो आपकी स्पीड कितनी थी? आप यहाँ पे परेशान हो ना, फिजिक्स ने कहा है कि डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड कर दें, आपकी क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी। जी हाँ, स्पीड हमें यही तो बताती है कि आपने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, यानी डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड कर दें, ये आपके पास क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है। अब आपको ये तो पता होगा कि स्पीड आपके पास भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको भी मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। अगर इसके फार्मूले की बात करें तो ये होता है s/t, इसे v से रिप्रेजेंट करते हैं और s के यूनिट्स होते हैं मीटर, टाइम के होते हैं सेकंड, ये हो गया मीटर पर सेकंड। अगर इसके डायमेंशंस की बात करें, मीटर के डायमेंशन होते हैं l, टाइम के होते हैं t, तो ये आपके पास l/t के डायमेंशंस आ गए। ये तो होगी बहुत ही बेसिक बातें जो आपको पता होंगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। स्पीड्स की 3 टाइप्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1 इसकी यूनिफॉर्म स्पीड, नंबर 2 एवरेज स्पीड एंड नंबर 3 वेरिएबल स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड को हम कांस्टेंट स्पीड भी कह सकते हैं, इसे हम इनवेरिएबल स्पीड भी हम कह सकते हैं, 3 नाम इसको हम दे सकते हैं। हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड से। देखते हैं, ये देखिए आपके पास एक गाड़ी है, उसने 3 मीटर सफ़र तय किया 3 सेकंड में, फिर उसने 3 मीटर सफ़र किया 3 सेकंड में, फिर उसने 3 मीटर सफ़र किया 3 सेकंड में। अगर आपके पास ये सिनेरियो हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा हो, इंटरवल ऑफ टाइम कितना है? 3 सेकंड का, डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर का, 3 सेकंड में 3 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर, हम कहेंगे आपकी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। चलें एक और एग्जांपल ले लें, हम कहेंगे जी आपने 2 सेकंड में 5 मीटर सफ़र किया, फिर 2 सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में 5 मीटर, तो यहाँ भी यूनिफॉर्म स्पीड है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, इक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। 2 सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में 5 मीटर, तो आपकी स्पीड यहाँ पर क्या हुई? यूनिफॉर्म हुई। अब हम चलते हैं वेरिएबल स्पीड की तरफ। तो वेरिएबल स्पीड बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। अगर पहले इंटरवल में उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया 1 सेकंड में, अगर इंटरवल में वो 2 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा 5 सेकंड में, अगर इंटरवल में वो 6 मीटर सफ़र करेगा 3 सेकंड में, तो हम कहेंगे यहाँ पे आपकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पे तब्दील हो रही है, जिसे हम कहते हैं वेरिएबल स्पीड। इफ़ अ बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ना यहाँ पे डिस्टेंस सेम है ना यहाँ टाइम के इंटरवल सेम है, इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि आपकी स्पीड वेरिएबल है, यूनिफॉर्म नहीं है। अब यहाँ एवरेज का क्या काम है? एवरेज स्पीड हम कब यूज़ करते हैं? अब देखिए, अगर आप इस पाथ पे जा रहे हो, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए हो, वहाँ से फिजिक्स आपके सामने आई, भाई बताएं आपने की स्पीड कितनी थी? आप तो परेशान हो जाएंगे, आप कहेंगे मैं ये बताऊँ या ये बताऊँ, आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे मैं कौन सी स्पीड बताऊँ, क्योंकि स्पीड तो एक जैसी थी नहीं पूरे रास्ते, कभी क्या थी कभी क्या थी कभी क्या थी। अब हम कौन सी स्पीड बताएं? यहाँ पर आप एवरेज स्पीड बताएंगे, हमारी एवरेज स्पीड ये थी,
जी अब हमने एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करनी है, उसके हमने डिफरेंट सिनेरियोज अब डिस्कस करेंगे। अगर ये सिनेरियो हुआ तो इस तरह एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे, अगर ये सिनेरियो हुआ तो हम इस तरह एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके क्या क्या सिनेरियोज हैं। तो यहाँ पर आपको पहला सिनेरियो ये है कि आपको इस तरह से एमसीक्यूज आ सकता है कि S1 डिस्टेंस कवर किया T1 टाइम में, S2 डिस्टेंस कवर किया T2 टाइम में और S3 डिस्टेंस कवर किया T3 टाइम में। तो बताएं हमें एवरेज स्पीड क्या होगी। आपने सिंपल क्या करना है, तीनों को आपने प्लस कर देना है, जितने भी होंगे सबको प्लस कर देना है। नीचे इस तरह तीनों टाइम्स को आपने प्लस कर देना है, तो इससे आपकी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब आपके पास ये सिनेरियो भी आ सकता है। इस सिनेरियो में क्या है, S1 डिस्कवर किया, S1 डिस्टेंस कवर किया V1 स्पीड के साथ, S2 डिस्टेंस कवर किया V2 स्पीड के साथ, S3 डिस्टेंस कवर किया V3 स्पीड के साथ। अब यहाँ पर आपने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड फाइंड करने का बच्चे जो फार्मूला होगा वो यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है, डिस्टेंसेस को जमा कर देना है, S1 प्लस S2 प्लस S3 और नीचे बटे के क्या लिखना है जी, S1 ओवर V1 प्लस S2 ओवर V2 प्लस S3 ओवर V3। अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या था, इधर आपको टाइम दिया हुआ था, इधर आपको स्पीड्स दी हुई हैं, यहाँ पे स्पीड नहीं थी, यहाँ पे टाइम नहीं है। जब टाइम दिया होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, जब स्पीड दी होगी तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ये शॉर्टकट्स हैं, ये आपको आने चाहिए, आपको ये इस फार्मूला ज़ुबानी याद होना चाहिए, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। तो इन चीज़ों का अगर आपको पता होगा तो अब आप एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे तो आप जल्दी जल्दी से इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे, वरना सोचते ही रहेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगाते रहेंगे, लेकिन टाइम गुजर जाएगा। तो एक आपके पास कंडीशन ये भी आ सकती है कि एक बॉडी ने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया V1 स्पीड के साथ, उसने अगला 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया V2 स्पीड के साथ। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड फाइंड करें। ये फार्मूलाज और इस फार्मूलाज में क्या फ़र्क है, तो फ़र्क बच्चे यहाँ पर है, यहाँ पर डिस्टेंस चेंज थे, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, सेम है। जब डिस्टेंस सेम होते हैं और स्पीड्स चेंज होती हैं तब हम एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं। वो उसके के लिए हम ये फार्मूला लगाते हैं 2V1 V2 ओवर V1 प्लस V2। दोनों स्पीड्स को मल्टीप्लाई करें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें और बटे के नीचे दोनों को डिवाइड कर दें। अगर उसने कहा जाए कि पहले 5 मीटर उसने V1 स्पीड से कवर किए, फिर 5 मीटर उसने V2 स्पीड से कवर किए, फिर उसने 5 मीटर V3 स्पीड से कवर किया है, यानी डिस्टेंस यहाँ भी सेम है, लेकिन अब आप उसने 3 गैप्स बना दिए हैं और तीनों गैपों में स्पीड्स क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड फाइंड कैसे करेंगे जी, यहाँ पे हम एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे, लिखेंगे 3V1 V2 V3 ओवर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे V1 V2 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे V2 V3 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे V1 और V3। तो इस फार्मूले से आप एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं। 3 तक काफ़ी है, 4 तक उम्मीद है वो नहीं जाता। अगर 4 तक चला भी जाए तो इस तरह आप पहली से दूसरी को मल्टीप्लाई करवाते जाएं, दूसरी को तीसरी से, तीसरी को चौथी को और चौथी को फिर पहली से मल्टीप्लाई करवा दें। इस तरह एक फार्मूला बन जाएगा। इस फार्मूले से आप एवरेज स्पीड फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर स्पीड से रिलेटेड भी तमाम टर्म्स हमने डिस्कस कर ली हैं। तो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में इनसे रिलेटेड हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपके पास भी एमसीक्यूज़ है तो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिएगा, उसको भी मैं इंक्लूड कर लूँगा। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो है @lectures physics। लेक्चर्स पहले आएगा, फिजिक्स बाद में आएगा, तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप मुझे अपने एमसीक्यूज़ सेंड कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, इन दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।